वस्तुएं वितरित की जाएंगी। अंदर एक स्टोर में काफी फर्नीचर पड़ा है, टेबल, कुर्सियां, सोफा सेट है। चाय पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें सारे कमरे दिखा दूंगी। अपने लिए आवासों का चयन करना। मैं कार्यकर्ताओं को बुलाकर फर्नीचर आदि लगवा दूंगा। खैर, वो इतनी जल्दी में नहीं है। दूसरी तरफ सब कुछ है। आप अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्था कर सकते हैं। मैं उन भावनाओं को महसूस कर सकता था जिनके साथ ताया अबू बोल रही थी। क्या हुआ था और कम समय में क्या सुना गया था, जिसने सभी को संदेह में डाल दिया था। ताया अबू की कुछ बातों में ऐसी स्थिति आ गई मानो पापा इससे संतुष्ट नहीं थे। ताया अबू ने खुद कहा था कि पापा यहाँ माँ के लिए ही आते थे, यहाँ स्थायी तौर पर रहते भी नहीं थे। लेकिन उस समय ताया अबू जिस स्वर में बोल रहा था, हीरा और सुल्ताना की शैली की अनुकूलता पर संदेह करना बहुत अनुचित था। हो सकता है पापा का दिल ताया अबू के लिए हो, लेकिन समझदार तो कोई नहीं कह सकता। मैं यहाँ ताया अबू के साथ काफी समय तक रहा। कूड़ा उठाने वाला आया तो सबसे पहले ताया अबू ने यहाँ जमा कूड़ा उठाया। ताया अबू ने कहा, अब आप लोग तैयार हो जाए, मैं भी नहाता हूँ। इसके बाद वे एयरपोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। हालांकि नया एयरपोर्ट काफी दूर है, पहुँचने में काफी समय लगेगा। फ्लाइट का टाइम 12:30 है। मैंने फोन किया और पूछताछ से पता चला फ्लाइट सही समय पर आ रही है। ठीक है अबू, हमीदा चाय ला रही है, हम चाय पीने जा रहे हैं। हमीदा चाय ले आई और हम सब चाय पीने में लग गए। चलो चलते हैं। चाय पीने के बाद ताया अबू ने मुझसे पूछा, तुम जाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ, मैंने कहा। ताया अबू ने तसल्ली भरे लहजे में कहा, ठीक है। हीरा और सुल्ताना भी जाने को तैयार थे। ताया अबू ने कहा, यहाँ ध्यान से देखो, जैसा तुम कहते हो व्यवस्था हो जाएगी। जी, मैंने कहा। जैसे ही वे तीनों चले गए, मैंने एक गहरी सांस ली। जब हम घर लौटे तब भी हम बिना पापा के थे। हम पापा के साथ यहाँ आ जाते तो अच्छा होता। बहुत से लोग बिखरे हुए थे, सभी का दौरा कर रहे थे। खास तौर पर मुझे यह जानने की कोशिश करनी थी कि पापा उन सब से इतने नाराज क्यों हो गए थे। भाई सरफराज और मैंने बातचीत के दौरान कई बार पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पापा हमेशा टाल जाते थे। उन्होंने भी मामा को सही हाल नहीं बताया। न जाने कौन कौन से राज छुपाए थे दिल में। एक बार तो उन्होंने इतना ही कह दिया कि संपत्ति आदि को लेकर कुछ अनहोनी हो गई है, मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहता। ये सारी बातें दिमाग में घूम रही थीं। इस दूसरे लिविंग एरिया को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतना बड़ा रिहायशी इलाका होगा। 5 बड़े बड़े कमरे थे, 2-3 गलियारे थे, ईंटों का एक बहुत चौड़ा प्रांगण था, जिसकी ईंटें धूप, ओस और वर्षा से काली पड़ चुकी थीं। बेशक उन पर काई नहीं थी, लेकिन दीवारों और जमीन की बनावट एक जैसी थी। यह पूरा भवन एक ही आकार का था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी पेंट करने की कोशिश ही नहीं की गई हो। काफी देर तक मैं इन कमरों का मुआयना करता रहा, फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि जो रहस्यमयी घटनाएं वहाँ घटी हैं, क्या इस तरफ भी हालात ऐसे ही होंगे। आपको इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। मेरे ऊपर फिर से वही स्थिति आ गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर कहा, देखो, तुम जो भी हो, मुझे निर्देश दे रहे हो या मुझे निर्देश दे रहे हो, मेरे सामने आओ और मुझे आराम दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन कहीं से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि यह वह आवाज़ थी जो मैंने अपने कमरे में सुनी थी, जिसने मुझे होटल में रहने से रोक दिया। मैंने एक ठंडी सांस ली और मन ही मन सोचा कि अब जो कुछ है करना ही पड़ेगा। हमारे सिर से पापा का साया भी उठ गया था,
लेकिन सरफराज भाई, मम्मा और दन्या को ये सब बातें बतानी है या नहीं, जो यहाँ मेरे साथ हुआ, इस पर विचार करना जरूरी था। मैं इसके बारे में सोचता रहा और उचित निर्णय नहीं ले सका। फिर मैंने खुद को स्थिति के प्रवाह पर छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। अगर वे लोग यहाँ आएंगे तो सही फैसला ले पाएंगे, और फिर हमें यह सोचना होगा कि हमें कब वापस जाना है।